नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। एक और जहां स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर पखांजूर के कई गांवों में ऐसा लगता है मानो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के सपने को साकार होने में काफी लंबा वक्त है। कई गांव ऐसे हैं जहां के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से आज भी महरूम हैं। दिवाली जैसे खास मौके पर जहां सारे घर लाइट से जगमग थे, वहीं पखांजूर के गांव अंधकार में डूबे रहे। ऐसा लगा जैसे दिवाली कभी आई ही नहीं। आलम यह है कि यहाँ बच्चे दिए की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आवागमन के साधन के अभाव में बीमार मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सरकारें बदली, विभाग के अधिकारी बदले, नेता मंत्री बदले, सारे सिस्टम बदले, लेकिन अंदरूनी इलाके के कई गांवों की हालत नहीं बदल सकी। इलाके के कई गांव आज भी लालटेन युग में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार भले ही आखिरी घर तक विकास पहुंचाने के लाख दावे करती है, लेकिन ये दावे अंदरूनी इलाके तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। पखांजूर के कई गांव में खास मौके पर भी अंधेरा पसरा रहता है। बिजली के अभाव में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। गर्मी के दिनों में क्या एसी, क्या फ्रिज और क्या कूलर, सिर्फ पेड़ की छांव ही ग्रामीणों का सहारा है। आज भी घरों में कोई सुविधा के साधन नहीं है। सीधे तौर पर कहें तो यहाँ के लोग आज भी 18वीं सदी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। 70-75 साल गांव बस चुका है, लेकिन अभी तक लाइट पहुंचा नहीं है। सौर ऊर्जा इधर उधर करके लगा देते हैं, लेकिन वो भी 2-3 दिन जल जाता है, उसके बाद तो बंद ही हो जाता है। लाइट होता तो कोई किसान लोग नल वाल से पानी वानी उठाते और अपने खेती किसानी भी चला लेते। बिना बिजली का कोई कुछ कर नहीं पाता और पढ़ने में भी बहुत ही पीछे हो ही जाते हैं। पखांजूर इलाके के आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। ग्राम पंचायत मेंड्रा का आश्रित गांव उरपांजूर, यहाँ 25 घर और लगभग 250 की आबादी है। ग्राम पंचायत मेंड्रा का आश्रित गांव सुवापारा, यहाँ 20 घर और लगभग 130 की आबादी है। ग्राम पंचायत मेंड्रा का आश्रित गांव कलार टोला, यहाँ 15 घर और लगभग 80 लोगों की आबादी है। ग्राम पंचायत मुरावंडी का आश्रित गांव पित्ते गुडूम, यहाँ 26 घर और लगभग 140 की आबादी है। ग्राम पंचायत दौड़दे कादर का आश्रित गांव सलीहापारा, यहाँ 24 घर और लगभग 78 की आबादी है। ये वो गांव है जहां के ग्रामीणों ने आज तक अपने घरों में बिजली का एक बल्ब तक नहीं जलाया। गौरतलब है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। हालांकि ये योजनाएं अंदरूनी गांव के लिए दिखावा बनी हुई हैं, क्योंकि इन योजनाओं के बाद भी गांव के लोगों को आज भी बिजली का इंतजार है। जंगलों और पहाड़ों की गोद में बसे इन गांवों में शाम होते ही अंधेरा फैल जाता है। रात में ग्रामीणों को जंगली जानवरों का भय सताने लगता है। सिर्फ बिजली ही नहीं, ग्रामीणों की और भी समस्याएं हैं। यहाँ आवागमन के लिए पथरीली और पगडंडी वाले रास्ते हैं। आधुनिक युग में भी पूरे गांव में 1 या 2 लोगों के पास ही मोबाइल है, लेकिन वो भी संचार माध्यम से कोसों दूर। गांव पहुंचने से पहले ही टावर का रेंज खत्म हो जाता है। यहाँ की खेती सिर्फ बरसात के पानी पर निर्भर है। ये उरपांजूर में सालों से बिजली की समस्या है। उरपांजूर मेंड्रा पंचायत के आश्रित ग्राम है उरपांजूर, और उस आसपास की सभी गांवों में बिजली लगी, लेकिन एक उरपांजूर ही गांव जहां पर छूटा हुआ है, लेकिन आज तक बिजली नहीं लगा है। अपना ब्लॉक स्तर में जो अधिकारी रहते हैं, सीडीएम, तहसीलदार, बिजली विभाग में भी दिए हैं, लेकिन आज तक वहाँ बिजली के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो। और लाइट रहता है तो किसान भी बढ़ चढ़ के किसानी करने में हिस्सा लेते हैं, बोर करवाते हैं, लाइट के माध्यम से सिंचाई करवाते हैं, वो सब में प्रभावित हुआ। इलाके के अधिकांश गांव में विभाग ने बिजली पहुंचा दी है, उसके बावजूद इन गांवों में बिजली पहुंचाना विभाग के लिए टेढ़ी खीर क्यों साबित हो रहा है? बिजली के अभाव में बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसे में कैसे बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा?
कैसे बच्चे अपने भविष्य को गढ़ सकेंगे। गांव में बिजली है? कैसे पढ़ाई करथस? पढ़थस घर में? दिया जला के? और गांव में बिजली है? कैसे पढ़ाई करते हो तुम? दिया जला के। बिजली चाहता गांव में बिजली होना चाहिए? जी। अच्छा, काबा होना चाहिए बिजली? नेताओं ने ग्रामीणों को बिजली पहुंचाने का आश्वासन दिया, पर किसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हर बार ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन का झुनझुना ही थमा दिया गया है। अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, जिसमें फिर ग्रामीणों की उम्मीदें जागी हैं। निश्चित रूप से जो बचे हुए जो गांव में पारे टोले हजरे कहीं होंगे जिनका विद्युतीकरण काम किया जाना है, उसका बहुत ज्यादा सर्वे वगैरह हो गया है। मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करके ऐसी बात करके उसका समाधान हो और कितना क्या लागत प्राकलन वगैरह है, तो आने वाले 2025 तक इन गाँव में विद्युतीकरण पूरा हो, ये हमारा पूरा प्रयास है। ग्रामीणों का सपना आज भी बरकरार है। उम्मीद है कि शायद डबल इंजन की सरकार में कोई इनकी भी सुनेगा और गांव एक दिन रोशनी से जगमगा उठेगा। ऐसा नहीं कि शासन को इन ग्रामीणों की सुध नहीं। विभाग ने कुछ गांवों में बिजली के खंभे जरूर लगा दिए और कहीं सोलर प्लेट लगाकर बल्ब भी लगाए, लेकिन उन बल्बों में रोशनी कभी नहीं आई। अब ग्रामीण चाहते हैं कि उनके गांवों में भी बिजली, पानी जैसी तमाम मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएं, जिससे अंधकार से मुक्ति मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बलौदा बाजार की, जहां एक बार फिर हंगामा हुआ। इस बार दामाखेड़ा में गुरु प्रकाश मुनि साहिब के आश्रम में उपद्रवियों ने बवाल मचाया। मामले में त्वरित एक्शन हुआ और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन ये विवाद यहीं तक नहीं थमा। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे आधार बनाकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील बलौदा बाजार जिले में त्योहारों के बीच एक बार फिर हंगामा करने की कोशिश की गई। दामाखेड़ा में शुक्रवार की रात बवाल होने की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल दामाखेड़ा में कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि साहिब के आश्रम में कई उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान उन्होंने पटाखे फोड़े और पत्थरबाजी की। आरोपी लाठी, डंडे और बम पटाखों के साथ आश्रम में जबरदस्ती प्रवेश कर गए। आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए अश्लील गालियां दी और पटाखे फेंके। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पत्थरबाजी भी की। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। थप्पड़ मार ले तो भी हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे कबीर पंथ के भविष्य पर कोई उंगली उठाएगा या गलत नजरों से देखेगा या इस तरह के मतलब दुर्भावनापूर्ण नजरों से ये कबीर पंथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, जो लोग आज हमला किए कबीर पंथी लोग, उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, फिर इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब तक 16 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल थे। इस घटना से कबीर पंथ समाज काफी नाराज है। देश विदेश में दामाखेड़ा वंशगुरु को मानने वाले करोड़ों कबीर पंथियों ने नाराजगी जाहिर की है। सक्ती में गबेल समाज ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही हमला करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं दामाखेड़ा में हुई घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत प्रकाश मुनि साहिब के आश्रम में गुरु से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े किए। इस मसले को जल्दी से जल्दी शांत करें, नहीं तो जिस तरह से बाकी पुलिस प्रशासन के खिलाफ अराजकता फैल रही है, कहीं हमारे लोग उग्र न हो जाए, इस बात की बड़ी चिंता है। इसलिए इस मामले को जल्द से जल्द शांत हो। बाबा जी तो बेचारे फिलहाल अशांत हैं। हम तो सब यही प्रार्थना करने आए हैं, उनके इस समय हम सब लोगों की उनकी जरूरत है।
दामाखेड़ा मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा। देश में सरकार नाम की चीज नहीं है। अपराध लगातार बढ़ रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है और अपराध रुक नहीं रहा है। आखिर ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को किस ओर ले जाना चाह रही है? डर भय बना हुआ है और अपराधी खुलेआम हथियार लेके घूम रहे हैं। आखिर हथियार आ कहां से रहा है? इसको सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए कि ये सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। रोज तो लूट, हत्या, चोरी, डकैती, वारदातें कम होने का नाम ले रही है। दामाखेड़ा और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपराध और नशे का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। कांग्रेस पार्टी केवल दिखावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते रहे हैं। सरकार के संरक्षण में कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल दिखावा कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सुदृढ़ और मजबूत हो रही है। बहरहाल दामाखेड़ा में शांति है, लेकिन इस घटना को लेकर सियासत उफान पर है। अब इस सियासी संग्राम पर विराम कब लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते आगे, प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इस सनातनी पर्व में शुद्धता को लेकर साधु संतों को चिंता सता रही है। इसलिए अखाड़ा परिषद ने मांग की है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं की नो एंट्री हो। अखाड़ा परिषद की इस मांग पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में ऐसे लोगों के एंट्री पर पाबंदी लगे जिन्हें सनातन के बारे में कुछ नहीं पता हो। प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं की नो एंट्री की मांग तेज हो गई है। महाकुंभ में गैर मुस्लिमों को दुकान नहीं देने की अखाड़ा परिषद की मांग का बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी समर्थन कर दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा, जो एंटी सनातन है, जिन्हें सनातन से दिक्कत है, उनका कुंभ में क्या काम है। जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। संत समाज गैर हिंदुओं को महाकुंभ क्षेत्र से बाहर रखने पर अड़ा हुआ है। अखाड़ा परिषद की मांग है कि महाकुंभ के दौरान गैर हिंदुओं को दुकानें न दी जाए। कोई जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए, इसके लिए हमने ये बातें रखी हुई है। और हमारा पूरा प्रयास है कि मेरा क्षेत्र में गैर सनातनी कम ही हो, वही लोग हो जो सनातन को मानने वाले हो। संतों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महाकुंभ में शुद्धता बनाए रखने का। हाल की घटनाओं को देखने के बाद कुंभ में गैर सनातनियों पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। संतों को इसलिए आगे आना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जूस में मूत कर मिला देना, जूठा कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना,
फल में थूक कर देना, तमाम ऐसे कुरीति मुस्लिम समुदाय के द्वारा हम लोगों के सामने आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। जनवरी में महाकुंभ है, लेकिन वेरिफिकेशन का काम अभी से शुरू होगा। तो क्या इस वेरिफिकेशन के दौरान उन बातों का ध्यान रखा जाएगा जिसका ध्यान संत अभी से रख रहे हैं? प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होगा, जो दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। 2019 के महाकुंभ में भी कई रिकॉर्ड टूटे। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जो 2019 के 25 करोड़ से कहीं ज्यादा है। बाबा बागेश्वर ने न सिर्फ कुंभ से मुस्लिमों की एंट्री का विरोध किया, बल्कि भगवा हिंद का एक नया नाम दे दिया है। सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, ना सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, एक दो रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाए। हाँ, तो क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवा ये हिंद मांगते, हमने भगवा ये हिंद मांग लिया, तो तुम्हें आग लगने लगी। और अब बात काली पूजा पर बिहार से लेकर बंगाल तक मचे बवाल की। बिहार के भागलपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पूजा समिति के 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में ही सरेआम सड़क पर तलवारें निकल आईं और जमकर बवाल हुआ। उधर कोलकाता में भी एक दिन पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए। खौफ से भर देने वाली ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर से आई हैं, जहां वर्चस्व की लड़ाई जब सड़क पर आई तो बवाल मच गया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर उपद्रव हुआ। इसकी वजह से पूजा समिति से जुड़े 2 गुट बताए गए। इसमें एक गुट दूसरे गुट के बयान से ऐसा नाराज हुआ कि पहले तो पत्थर बरसाए, फिर डंडे और तलवारें लहराकर प्रदर्शन किया। असल में यहाँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान वहाँ भारी तादाद में पुलिस के जवान भी मौजूद थे, जिनकी घेरेबंदी में जुलूस निकाला जा रहा था। लेकिन जब ये शोभा यात्रा स्टेशन चौक पहुंची तो हंगामा मच गया। बताया गया ये बवाल पर्वती पूजा समिति के 2 गुटों के बीच हुआ, जिसमें मंच पर बैठे एक गुट ने जुलूस में शामिल लोगों को असामाजिक तत्व कह दिया। इससे समिति का दूसरा गुट भड़क गया और उन्होंने मंच पर हंगामा बरपा दिया। पहले पत्थर बरसाए, कुर्सियां फेंकी, फिर तलवार और डंडे लहराए गए। इस दौरान मंच पर मौजूद लोगों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जुलूस में शामिल दूसरे गुट के लोगों ने बयान के विरोध में मंच पर कुर्सियां फेंकी और वहां मौजूद लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की। इससे भगदड़ मच गई। पुलिस की टीम हालात संभालने की कोशिश में जुटी दिखी, लेकिन इसका कोई असर वहां नहीं दिखा। वहीं कुछ लोग माइक थाम कर लोगों को शांत कराने की कोशिश करते नजर आए। आप बैठिए, सम्मान दे रहे हैं आपको, बैठिए आपको सम्मान। आप सभी बड़े हैं, बैठिए। बताया गया कि पूजा समिति के ब्रजेश कुमार और विश्वेश आर्या इस गुट के बीच ये विवाद हुआ। इसमें ब्रजेश कुमार गुट की तरफ से विवादित बयान दिया गया था। इसके बाद हुए बवाल में 3 लोग घायल हो गए। बार बार बोला असामाजिक तत्व, असामाजिक नहीं बोलना चाहिए, असामाजिक तत्व नहीं बोलना चाहिए। इसके बावजूद गाली देना, जाति सूचक बात कहना, ये निंदनीय है, अशोभनीय है। वहीं दूसरे गुट ने इस बवाल के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। किसी समाज को या किसी स्थान को नहीं बोल सकते, क्योंकि समाज और स्थान तो हमारा महासमिति का अंग है। आज जो हुआ है इसके लिए प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया गया था। प्रशासन को पता है ऐसा कुछ हो सकता है, फिर उन्होंने क्यों नहीं सुरक्षा की व्यवस्था की? इस बवाल के दौरान मस्जिद की इमारत में चढ़कर भगवा झंडा फहराने की तस्वीरें भी सामने आई। एक शख्स वहां मौजूद मस्जिद की इमारत के सामने बने खंबे पर चढ़ गया और हाथ में लिए भगवा झंडे को तेजी से फहराने लगा।
वहीं नीचे खड़े कुछ लोग इस दौरान जमकर नारेबाजी करते रहे। इससे पहले बंगाल में भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ था, जहां कोलकाता के राजा बाजार इलाके में दो समुदायों के बीच जमकर हिंसा हुई। सैकड़ों की भीड़ हाथों में लाठी डंडे लेकर दूसरे समुदाय के ऊपर टूट पड़ी। जमकर पत्थरबाजी की गई, घरों पर हमले किए गए, यहां तक कि काली मां की मूर्ति विसर्जन पर भी पथराव किया गया। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने इस बवाल के पीछे पार्किंग विवाद को वजह बताया, तो हिंदू पक्ष ने मुस्लिम समुदाय पर गाली गलौच और मारपीट का आरोप लगाया। इस दौरान वहां मौजूद कई घरों और गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने भारी तादाद में फोर्स तैनात कर किसी तरह से हालात को काबू में किया, मगर अगले ही दिन बिहार के भागलपुर में वैसा ही हंगामा और बवाल हो गया। भागलपुर से अश्विनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।